हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। और ये जो आपके प्रश्न होंगे ये होंगे आपके रिसर्च से रिलेटेड, यानी स्पेशली मैंने रिसर्च प्रोसेस यानी अनुसंधान प्रक्रिया से संबंधित जो प्रश्न है वो आज के सेशन में इंक्लूड किया है। यहाँ पे आज के सेशन में हम करने वाले हैं 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एक ऐसा आपका टॉपिक जो आपके पेपर 1 में भी पूछा जाता है एंड पेपर 2 में भी आपका पूछा जाता है, तो क्यों ना ऐसे टॉपिक को हम ज्यादा वरीयता दें। उन पे रिलेटेड जितने ज्यादा क्वेश्चंस अगर हम अटेम्प्ट कर पाते हैं, प्रैक्टिस कर पाते हैं, उतना हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो अभी हमने एलटी का जब सिलेबस देखा था तो होम साइंस में हमने देखा था कि रिसर्च के भी आपके क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इस क्लास को जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो प्लीज हो जाइएगा, क्योंकि उसमें आपको पीडीएफ वगैरह भी आपको मिलती है, नोटिफिकेशन मिलते हैं। अगर क्लास कभी लेट होती है तो वो भी इंफॉर्मेशन वहां पे आपको मिल जाती है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लास की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको लगातार प्रिपरेशन कराई जा रही है। मैं आपको टॉपिक वाइज चीजें तो कंप्लीट करा ही रही हूँ, साथ साथ में हम एमसीक्यू भी करेंगे, क्योंकि जितना अगर हमारे लिए थ्योरी जरूरी है उतना हमारे लिए प्रैक्टिस भी जरूरी है, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करना अनिवार्य है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पेपर 2 यानी होम साइंस के साथ साथ मैं आपके पेपर 1 को भी कंप्लीट कराऊं, क्योंकि वो भी आपके लिए उतना ही जरूरी है जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, आप इस चैनल से बने रहिएगा। यहाँ आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। डेली आपकी चाहे होम साइंस की हो या पेपर 1 की हो, दोनों तरीके से आपकी क्लासेस होंगी। थ्योरी भी करेंगे देन प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। और क्लास पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वेक्षण अनुसंधान के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों को किस निश्चित क्रम में लिया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं नमूने का चयन, बी है निष्कर्ष, सी है तथ्यों का विश्लेषण और डी है तथ्यों का संग्रह। नीचे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, पहले आप ऊपर देखिए फिर बताइएगा। इसको ABCD की बजाय फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कर सकते हो, ठीक है, ऐसे। ठीक, समझने के हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम बता देंगे। तो यहाँ आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि जो सर्वे रिसर्च होता है उसमें अनुसंधान की जो प्रोसेस होती है एक उसका विशेष क्रम हो जाता है, मतलब उसका विशेष क्रम से उसको किया जाता है, ताकि क्या हो कि जो डाटा है वो इकट्ठा करने और जो निष्कर्ष का प्रोसेस है वो वैज्ञानिक तरीके से किया जा सके, इस वजह से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके क्रम की, इसका क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, नमूने का चयन यानी सैंपल सिलेक्शन, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या होगा, नमूने का चयन, यानी किस संख्या से, मतलब किस जनसंख्या से डाटा लिया जाएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, नमूना चुना जाता है। जैसे स्त्री पुरुष हो गया या शहरी ग्रामीण हो गया, ठीक है। फिर आपका आएगा नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं तो तथ्यों का संग्रह यानी कलेक्शन ऑफ फैक्ट, ठीक है। तो आपका सेकंड में आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ अगर हम बात करें तो सर्वेक्षण की जो पहली या मतलब सेकेंड स्टेप होती है उसका क्या होता है, डाटा इकट्ठा करना, जैसे प्रश्नावली या साक्षात्कार से उत्तर लेना। वहीं अगर हम थर्ड की बात करेंगे तो एनालिसिस ऑफ फैक्ट, फिर हम क्या करेंगे थर्ड में, उसका विश्लेषण करेंगे, यानी जो एकत्रित डाटा है उसका विश्लेषण किया जाता है सांख्यिकीय तरीके से। और कंक्लूजन तो आप जानते हैं हमेशा लास्ट में आता है, यानी निष्कर्ष, यानी विश्लेषण के आधार पर हम अंतिम निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इस तरीके से आपका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट, वो आपका होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि एक शोध समस्या किन परिस्थितियों में संभव है। उपयोगिता और प्रासंगिकता, खोज योग्य है, सी है ज्ञान में कुछ नया जोड़ना और डी है उपरोक्त सभी। तो एक शोध समस्या किन परिस्थितियों में संभव है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, बताइएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा।
तो ये तो काफी पुराना क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया था जून 2007 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। फिर भी मैंने इसको ऐड कर दिया है क्योंकि समझने के लिए थोड़ा सा जरूरी होता है ऐसे क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की, सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। यानी उपयोगिता और प्रासंगिकता की बात की जाए तो शोध की जो समस्या होती है वो समाज हो, शिक्षा है, विज्ञान है या किसी अन्य क्षेत्र में उपयोगी होनी चाहिए। तो विषय का वर्तमान संदर्भ में कोई ना कोई महत्व होना जरूरी है। वहीं अगर हम बात करें खोज योग्य है यानी शोध मतलब एक तरीके से अगर हम बात करें तो शोध की जो समस्या है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे वैज्ञानिक विधियों द्वारा उसे खोजा जा सके, उसका मापन किया जा सके, उसका विश्लेषण किया जा सके, है ना। तो ये होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें तो ज्ञान में कुछ नया जोड़ना, तो नई नई चीजें जैसे नया नया नॉलेज होता है उनको क्या करना, ऐड करना। जो पुरानी चीजें हैं वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो कुछ नए चीजें हो रही हैं, नए खोज हो रहे हैं, उनको भी ऐड करना वो जरूरी है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने पूछा गया है। अनुसंधान की दिशा में पहला कदम है एक समस्या का चयन करना, बी है एक समस्या की खोज करना, सी है एक समस्या का पता लगाना और डी है एक समस्या की पहचान करना। तो अनुसंधान की दिशा में पहला कदम क्या है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी के सामने, बताइएगा। सो यहाँ अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अनुसंधान की दिशा में जो पहला कदम है वो है आपका एक समस्या की पहचान करना यानी आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो क्यों होता है ये ऐसा, क्योंकि देखो जो समस्या होती है उसकी पहचान करने से ये थोड़ा क्लियर हो जाता है कि जो अनुसंधान है वो किस दिशा में किया जा रहा है या किस दिशा में किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही हम ये समस्या का जो एनालिसिस होता है, उसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसका निर्धारण करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। ये सारी प्रक्रिया फिर बाद में शुरू होती है। जो सबसे पहले चीजें होती हैं पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद फिर वो अलग चीजें होना शुरू हो जाता है। तो चयन होना, खोज होना, पता लगाना, ये सभी पहचान के बाद किए जाते हैं, है ना। लेकिन सबसे पहले आपका आता है आइडेंटिफाई करना, ठीक। कई बार ऐसे सीक्वेंस में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगाने के लिए तो हमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में मतलब आसानी होती है, आसानी होती है वो इस वजह से क्योंकि देखो कंक्लूजन जैसी चीजें हम हमेशा लास्ट में ऐड करते हैं, आइडेंटिफाई जैसी चीजें हम लोग पहले ऐड करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि लेंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको समय लगता है क्रम में लगाने में। तो इसलिए कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनका अगर हमें पता हो तो हम जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको सही आंसर बताना है। अनुसंधान में उद्देश्यों को प्रश्नों के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। बी है अनुसंधान में उद्देश्यों को कथन के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, ठीक है। सी है शोध के उद्देश्य शोध निबंध के पहले अध्याय में वर्णित होते हैं और डी है उपरोक्त सभी। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। यानी अनुसंधान में उद्देश्यों को प्रश्नों के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। जो आपका अनुसंधान है उसमें उद्देश्यों को कथन के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। सी है शोध के उद्देश्य शोध निबंध के पहले अध्याय में वर्णित होते हैं और डी है उपरोक्त सभी। बताइएगा इसका आंसर आपका क्या होगा। ये जो क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा गया था ये पूछा गया था आपके दिसंबर 2004 में, ठीक है। बहुत पुराना क्वेश्चन है ये आपका। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, कौन सा कथन आपका सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो आपका जो करेक्ट होगा वो होगा उपरोक्त सभी, यानी ऑल पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ अगर हम बात करें तो
जो आपका शोध करता है, जब अनुसंधान प्रश्न तैयार करता है तो वही प्रश्न उद्देश्य को दर्शाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लो कि क्या बाल विकास पर पोषण का प्रभाव पड़ता है, यह एक शोध प्रश्न और उद्देश्य दोनों हो सकते हैं। ठीक है। वहीं अगर हम बी की बात करें तो अक्सर क्या होता है कि जो शोध उद्देश्य होते हैं वो इस प्रकार लिखे जाते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि इस अध्याय का उद्देश्य बाल विकास पर पोषण के प्रभाव का क्या करना है, विश्लेषण करना है। ठीक है। वहीं अगर हम तीसरे की बात करें तो ये अनुसंधान का मूल आधार होता है। जैसे अध्याय पहले में क्या है, इंट्रोडक्शन है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है और ऑब्जेक्टिव, ये तीनों चीजें उसमें दी होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका शोध निबंध के पहले जो अध्याय होते हैं उसमें आपका दिया रहता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑल पे। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक अच्छी परिकल्पना से क्या तात्पर्य है? अधिकांश ज्ञात तत्वों के साथ विधि पूर्वक विशिष्ट और सुसंगत होनी चाहिए। बी है ऐसे ढंग से निरूपित कथन जिसका तत्वों के साथ परीक्षण किया जा सके। सी है सीमित दायरा और वैश्विक महत्व नहीं होना चाहिए। और आपका डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 पूछा गया है उसका आंसर बताइएगा स्टूडेंट, क्या हो सकता है? एक अच्छी परिकल्पना से क्या तात्पर्य है? ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट जाएगा। यानी अधिकांश ज्ञात तत्वों के साथ विधि पूर्वक विशिष्ट और सुसंगत होनी चाहिए। बी है आपका ऐसे ढंग से निरूपित कथन जिसका तत्वों के साथ परीक्षण किया जा सके। और सी है सीमित दायरा और वैश्विक महत्व नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आप सभी के सामने पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें उपकल्पना का वर्णन नहीं किया जा सकता? इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें उपकल्पना का वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी हाइपोथेसिस। तो शून्य और प्रश्न रूप में, बी है घोषणात्मक शब्दों में, सी है समान पारिभाषिक शब्दों में और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपका दिसंबर 2006 में पूछा गया था। काफी पुराने क्वेश्चंस हैं। कुछ पुराने भी होंगे, कुछ नए भी होंगे, कुछ PYQ सम्मिलित हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं। तो दोनों तरीके के आपके प्रश्न मैंने आज के सेशन में ऐड किया है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा समान परिभाषिक शब्दों में। ठीक है, ये है आपका करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है आप सभी के सामने पूछा गया है। 7 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अनुसंधान के उद्देश्यों को शोध के पहले अध्याय में वर्णित किया गया है। बी है शोधकर्ता में विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए। सी है परिवर्तनशीलता समस्या का स्रोत है और डी है उपरोक्त सभी। तो वैसे तो जब ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं तो यहाँ पे हमारा मन करता है कि हम ऑल पे लगा दें, और कई बार ऐसा होता भी है कि आपका क्वेश्चन सही भी होता है, क्योंकि जहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो वहाँ पे अगर कुछ ना भी आता हुआ तो जब अगर हम ऑल पे लगाते तो लगता है कि सही होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे आप सही सोच रहे हैं। आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। यानी अनुसंधान के उद्देश्यों को शोध के पहले अध्याय में वर्णित किया गया है। बी है शोधकर्ता में विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए और सी है परिवर्तनशीलता समस्या का स्रोत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अच्छे अनुसंधान की अनिवार्य शर्तें यानी आवश्यक तत्व कौन से हैं? अच्छी तरह से तैयार की गई उपकल्पना, बी है एक अच्छा शोध पर्यवेक्षक, सी है पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तक और डी है अच्छी तरह से निरूपित की गई समस्या। बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। अच्छे अनुसंधान की अनिवार्य शर्तें आपसे पूछी गई हैं, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट ये आपका जून 2000 में पूछा गया था।
सोचिए इतने पुराने क्वेश्चन अभी भी कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन है वो है अच्छी तरह से तैयार की गई उपकल्पना। देखो बात ये है कि जिस तरीके से अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे अभी कथन और कारण वाले क्वेश्चन अब हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं एग्जाम में। जब भी हम पेपर देते हैं तो आप देखिए कि अभी जो अभी कथन और कारण वाले क्वेश्चन हमें अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं होम साइंस वगैरह में। सो यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है, जैसे कि पहले होते थे, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा सा बढ़ गई है। सो यहाँ पे उस तरीके से हमें तैयारी करने की जरूरत है। अनुसंधान प्रक्रिया की परिशुद्धता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? शोधकर्ताओं की निष्पक्ष अभिवृत्ति, बी है न्यायादर्श का आकार, सी है उपयुक्त अनुसंधान विधि और डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, क्या हो सकता है? अनुसंधान प्रक्रिया की परिशुद्धता निम्न में से किस पर निर्भर करती है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। सो यहाँ पे भी आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, यानी शोधकर्ताओं की निष्पक्ष अभिवृत्ति, ठीक है। बी है न्यायादर्श का आकार और सी है उपयुक्त अनुसंधान विधि। तो ये आपके जो तीनों ऑप्शंस लिखे हैं, तीनों ऑप्शंस आपके क्या होंगे? करेक्ट होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, आप सभी के सामने पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण के पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है? मतलब निम्नलिखित में से किसे वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण के पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है? आपके ऑप्शन है बेस्ट, बी है बूथ, सी है डार्विन या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसे वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण के पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है? तो वो हैं आपके बूथ, ठीक है, ऑप्शन बी। हो सकता है आपने ये नाम पहली बार सुना हो, वैसे तो जो मनोवैज्ञानिक जो फेमस होते हैं वैज्ञानिक जो हैं उनके नाम ज्यादातर याद रहते हैं, लेकिन बूथ का नाम हो सकता है कई लोगों ने सुना हो, कई लोगों ने ना सुना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, एक शोध योजना विस्तृत होनी चाहिए, बी है समीक्षा और टिप्पणियों के लिए दूसरे के समक्ष रखी जानी चाहिए, सी है शोध अध्ययन के लिए तर्कशील हो और डी है उपरोक्त सभी। तो एक शोध योजना के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ तो मुझे लग रहा है कि लगातार क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं जिसमें से उपरोक्त आंसर ही सही है। मेरे ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे ऑल पे ज्यादातर सही होते हैं। एग्जाम में जब आप बैठोगे तो ज्यादातर ऐसा होता ही नहीं है कि ऑल पे हम टिक करें हमारा सही निकल जाए। ऐसा होता है, कई चांसेस होते हैं ऐसे कि सही भी हो जाता है, बट कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिमाग ऑल पे जाता है बट रियल में वो नहीं होता। तो यहाँ पे एक शोध योजना है विस्तृत होनी चाहिए, बी है समीक्षा और टिप्पणियों के लिए दूसरे के समक्ष रखी जानी चाहिए और सी है शोध अध्ययन के लिए तर्कशील हो, ठीक है। तो ये आपके तीनों ऑप्शन करेक्ट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, पूछा गया है, ओहो यहाँ पे भी ऑल आ गया क्या? मतलब सारे क्वेश्चनों पे भी ऑल आ रहा है लगभग, है ना। ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया था, अब यहाँ पे ऑल मुझे अभी जब पढ़ाते वक्त दिख रहे हैं कि सिर्फ ऑल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो कोई ना, अच्छी बात है, और भी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। निम्नलिखित में से अनुसंधान योग समस्याओं के स्रोतों में क्या सम्मिलित किया जा सकता है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शंस हैं आपके, शिक्षकों का शोधकर्ताओं के रूप में अपना अनुभव यानी जो उनका एक्सपीरियंस है, बी है व्यवहारिक विषय जिनका समाधान चाहिए, सी है सिद्धांत और पूर्व अनुसंधान और डी है उपरोक्त सभी। तो अनुसंधान योग समस्याओं के स्रोतों में क्या सम्मिलित किया जा सकता है? तो यहाँ पे भी आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी शिक्षकों का शोधकर्ताओं के रूप में अपना अनुभव, जो टीचरों का जो खुद का एक्सपीरियंस होता है वो रिसर्च में काफी हेल्प करता है। वहीं बात करें तो व्यवहारिक विषय जिनका समाधान चाहिए, प्रैक्टिकल जो इशू हैं, ठीक है, उनको एड्रेस करना। सी है सिद्धांत और पूर्व अनुसंधान, जो पहले की जो थ्योरीज वगैरह हैं, जो रिसर्च वगैरह हैं, वो भी उनको हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे जो तीनों आपके ऑप्शंस हैं, तीनों आपके ऑप्शंस करेक्ट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आप सभी के
तो यहाँ पे है अनुसंधान योजना का परिचय अनुभाग कौन सा है? पूर्व प्रासंगिक अध्ययन का अवलोकन, अध्ययन के उद्देश्य का विवरण, शोध प्रश्नों के निष्कर्ष का विवरण या फिर डी है उपरोक्त सभी। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट क्या होगा। अब आप तो ऑल पे ही जाने का मन कर रहा होगा आपका कि अभी तक तो हम लगातार ऑल पे ही लगा रहे हैं कि मतलब उपरोक्त सभी सही हैं, बट इस बार थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, यानी आपका जो पहला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट होगा, यानी पूर्व प्रासंगिक अध्ययन का अवलोकन, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अनुसंधान योजना के जो प्रारंभिक हिस्से हैं उसमें ये बताया जाता है कि जो आपका विषय है उससे संबंधित पहले क्या क्या शोध हो चुका है, वर्तमान जो अध्ययन चल रही है, जो स्टडी चल रही है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, और अगर बात करें तो यहाँ पे रिसर्च गैप को भरने के लिए ये अध्ययन किया जाता है। तो अगर हम बात करें तो इस भाग को ही हम क्या कहते हैं, आपका परिचय अनुभाग, यानी जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन सेक्शन कहा जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, पिछले अध्ययन और जो समस्या की पृष्ठभूमि है उसका वर्णन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी उपकल्पना होने के लिए मूलभूत आवश्यकता नहीं है? नहीं है वाले में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तथ्यों पर आधारित होना, बोधगम्य होना, प्रकृति के ज्ञान का खंडन, और डी है परिकल्पना में से निष्कर्ष निकालने की अनुमति। तो कौन सी उपकल्पना होने के लिए मूलभूत आवश्यकता नहीं है? तो मूलभूत आवश्यकता नहीं है वो आपका है प्रकृति के ज्ञान का खंडन, यानी डिनायल ऑफ नॉलेज ऑफ नेचर। सो जो ऑप्शन आपका सी है ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है। उससे पहले थोड़ा सा एक चीज ये भी समझने की कोशिश करो कि एक वैज्ञानिक या जो अनुसंधान परिकल्पना होता है उसकी जो कुछ मूलभूत नीड्स होती हैं, जैसे वो किस पर आधारित होनी चाहिए भाई, वो तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, है ना। मतलब एक तरीके से ये भी कह दें कि उससे जो निष्कर्ष हैं यानी जो कंक्लूजन है वो निकाले जा सके, है ना। ये बौद्धिक रूप से स्पष्ट और तार्किक भी होनी चाहिए, लेकिन जो अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि प्रकृति के ज्ञान का खंडन किसी भी वैज्ञानिक परिकल्पना की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि ये क्या होता है, एक वैज्ञानिक सोच का विरोध होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, अनुसंधान के उद्देश्यों को किस रूप में लिखा जा सकता है? आपके ऑप्शन है केवल प्रश्न के रूप में, केवल विवरण के रूप में, प्रश्न और विवरण दोनों के रूप में, और डी है काल्पनिक रूप में। तो मैंने जैसे आपसे बात की थी कि कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऑटोमेटिक गलत आपको इंडिकेशन दे देते हैं, है ना। जैसे होता है ना, कई बार हम कुछ करने जाते हैं तो हमारा मन कहता है कि नहीं नहीं ये चीज सही नहीं है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। वैसे ही कुछ प्रश्न भी ऐसे होते हैं जिनके ऑप्शन देख के ही आपको मन करेगा, जहां पे केवल लिखा है केवल प्रश्न के रूप में गलत, केवल विवरण के रूप में गलत, लेकिन अब जहां पे आ गए कि ऑप्शन सी और डी में चुनना है, वहां पे हमने चुना ऑप्शन सी, यानी प्रश्न और विवरण के रूप में, यानी बोथ, यानी क्वेश्चन है स्टेटमेंट दोनों के रूप में हम इसे चुन रहे हैं। प्रश्न के रूप में अगर बात करें तो क्या सामाजिक मीडिया छात्रों के अध्ययन पर प्रभाव डालता है? और वहीं अगर हम कथन के रूप में या विवरण के रूप में बात करें तो इस शोध का उद्देश्य सोशल मीडिया के अध्ययन पर प्रभाव की जांच करना है। तो ये दोनों चीजें क्या हैं, दोनों चीजें इसमें सम्मिलित होंगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है आप सभी के सामने पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी प्रस्ताव को सत्र प्रमाणित करने के लिए नहीं होनी चाहिए? उद्देश्यपूर्ण, बी है यह विश्वास के साथ तर्कयुक्त हो, सी है अनुरूपता, और डी है परीक्षण योग्य। तो कौन सी विशेषता किसी प्रस्ताव को सत्र प्रमाणित करने के लिए नहीं होनी चाहिए, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें, करेक्ट आंसर होगा आपका यह विश्वास के साथ मतलब तर्कयुक्त हो। ठीक है, चलो
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। विवरण में चारों नहीं होगा, चरों होगा। चरों के बीच कारण और प्रभाव की भविष्यवाणी के संबंध को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल की बात हो रही है, चरों की बात हो रही है, चारों की बात नहीं हो रही है। तो आपका क्या होगा? रिक्त उपकल्पना, बी है प्रायोगिक उपकल्पना, सी है स्वतंत्र चर और डी है आश्रित चर। तो यहाँ पे पूछा गया है विवरण में चरों के बीच कारण और प्रभाव की भविष्यवाणी के संबंध को क्या कहा जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसको कहा जाता है आपका प्रायोगिक उपकल्पना, एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका करेक्ट होगा। कई बार पूछा भी जाता है, कारण और प्रभाव से हम अनुमान लगाते हैं कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्रायोगिक उपकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारण और प्रभाव के संबंध को विश्वास नहीं बनाने के लिए क्या आवश्यक है? क्वेश्चन क्या है? कारण और प्रभाव के संबंध को विश्वसनीय बनाने के लिए, यहाँ पे विश्वसनीय होना चाहिए था। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा करेक्ट करती हूँ। कारण और प्रभाव के संबंध को विश्वसनीय बनाने के लिए क्या आवश्यक है? क्या है? विश्वसनीय बनाने के लिए क्या आवश्यक है, ये आपसे पूछा गया। मेरा तो दिख भी नहीं रहा आपको। चलो ऑप्शन देखते हैं। प्राकृतिक अवलोकन में संलग्न होना, ठीक है। बी है सकारात्मक संबंध विकसित करना, सी है नियंत्रित प्रयोग का निष्पादन और डी है नकारात्मक सहसंबंध का परीक्षण। तो क्वेश्चन मैं फिर से दोहरा देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे हम सही कर देंगे। यानी कारण और प्रभाव के संबंधों को विश्वसनीय बनाने के लिए क्या आवश्यक है, ये आपसे पूछा गया है। सो आवश्यक क्या है आपका? नियंत्रित प्रयोग का निष्पादन, ये आपका करेक्ट जाएगा। ऑप्शन जो सी है वो आपका होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है आप सभी के सामने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। उद्देश्यों को वितरण और प्रश्न प्रपत्र के रूप में लिखा जा सकता है। समस्या के लिए एक और शब्द चर है और डी है उपरोक्त सभी। बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ अभी ज़्यादातर लोग ऑल पे जाने की कोशिश कर रहे होंगे, बट ऐसा मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा आपका आंसर। आपका राइट आंसर है उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, स्पष्ट होने चाहिए। सो ऑप्शन आपका ए करेक्ट जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी तथ्यों के संग्रह की विधि है? आपका राय, प्रत्यक्षवाद, प्रकरण अध्ययन या फिर डी है साक्षात्कार। बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की, सो करेक्ट आंसर होगा आपका इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। तो इंटरव्यू एक प्राथमिक डेटा संग्रह की विधि होती है जिसमें शोधकर्ता व्यक्ति से क्या करता है? सीधा संवाद करता है। वहीं अगर हम केस स्टडी की बात करेंगे यानी प्रकरण अध्ययन की बात करेंगे तो ये विश्लेषण की एक पद्धति होती है, लेकिन साक्षात्कार डेटा का एक सीधा तरीका है। वहीं अगर हम बात करें आपके ओपिनियन की, तो यानी राय की, तो डेटा नहीं बल्कि ये डेटा का एक प्रकार या एक ये कह सकते हैं कि विश्लेषण हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें प्रत्यक्षवाद की, तो एक दार्शनिक दृष्टिकोण है, ना कि डेटा संग्रह की विधि। तो इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी जाएगा। सो स्टूडेंट, ये रहे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको आज की क्लास यूजफुल लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इससे जरा सा भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज इस चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी और मजबूत करिए। हम लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे जिससे आपकी तैयारी को और मजबूती मिले। और ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्यारा सा अपना कमेंट छोड़ना मत भूलिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप प्यारा सा कमेंट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके होम साइंस से रिलेटेड, तो आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं मैं तुरंत आंसर करती हूँ। जो भी स्टूडेंट मुझसे कोई भी क्वेश्चन करते हैं उनका मैं तुरंत जवाब देती हूँ। सो कोई भी प्रॉब्लम समस्या होगी तो प्लीज आप बता सकते हैं। बाकी आज का क्वेश्चन कैसे लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए
इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।